क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम फिर से आप लोगों को बतला दें, क्योंकि आज का भी टॉपिक कैलकुलेशन पर आधारित है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड हैं। डेट आज का डाला हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद दिला दें, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर तीव्रता निकाले हम लोग, निरक्षीय रेखा पर हम लोगों ने तीव्रता को निकाला। अब बारी है, यह भी 5 मार्क्स में पूछता है, अब जो बारी है एक इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास कहीं पर भी हो। पहले दोनों में क्या था, कंडीशनल था, या तो होना चाहिए एक्सियल यानी अक्षीय रेखा पर, या तो होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर। लेकिन इस बार पॉइंट P जो है वो कहीं भी रहेगा, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो मैं हट रहा हूं, आप लोग इधर वीडियो पॉज करके यहां से लेके पूरा उधर तक डायग्राम के साथ आप लोग नोट कर लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक विद्युत द्विध्रुव के निकट किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि अक्षीय रेखा यानी एक्सियल लाइन, निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का हम लोग आगे यूज करेंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था दोनों का आज हम लोग एक साथ यूज करेंगे। तो आज का भी टॉपिक पूरा कैलकुलेशन है, बस जितना लैंग्वेज आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बस इतना ही लैंग्वेज है, बाकी का बाकी कैलकुलेशन है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन उसके पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैं आप लोगों को डायग्राम को समझा दूं। आप लोग ध्यान से डायग्राम समझे, क्योंकि याद है मैंने एक बात क्या कहा था, फिजिक्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डायग्राम होते हैं, और अगर आप लोगों ने डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीन माने कि आप लोगों ने उस टॉपिक का 50% समझ लिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डायग्राम समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से डायग्राम को समझें, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया है AB जो आप लोगों को दिख रहा है, AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका क्या है, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट O। ये इसका है मोमेंट यानी आघूर्ण P। आघूर्ण P यानी डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इसका मतलब है कि इधर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इधर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब आप लोग कहेंगे कि पॉइंट चार्ज को मैंने नहीं दर्शाया, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग P के डायरेक्शन को खाली ध्यान दें। P का डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है A से B की तरफ। अब जरा ध्यान दें कि जो हम लोगों को लेना है पॉइंट P, कहीं भी जो बिंदु लेना है P, बिंदु P, ये P और आघूर्ण P, डायपोल मोमेंट P को मिक्स नहीं करेंगे। मोमेंट है स्मॉल p और हम लोग पॉइंट ले रहे हैं कैपिटल P। आप लोग ध्यान दें, P को हम लोगों ने इस जगह पर लिया हुआ है, यहां पर, कहीं पर भी लेना है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि वहीं पर क्यों लिए, कहीं पर भी ले लेना है। तो मैंने यहां पर ले लिया P का डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते हैं, आप लोगों को अब अच्छी तरह से पता चल गया है, मिड पॉइंट से लेते हैं, मध्य बिंदु से। तो O से P का डिस्टेंस इसमें दिखाए नहीं है, लेकिन O से P का डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या ले लिया है, R, ठीक है, हम लोगों ने ले लिया है R। तो अभी मैं आप लोगों को शुरुआत का 2 लाइन पढ़ करके दिखा रहा हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB ऑफ मोमेंट P, इंग्लिश मीडियम,
ए पॉइंट P be situated near the dipole at distance r from its midpoint O and making angle theta with the axis। यानी ये जो हम लोगों ने लाइन मिलाया मिड पॉइंट O से P को, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB का आघूर्ण P है, इस द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब जरा वेक्टर पर आते हैं। मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूं आप लोगों को केवल याद दिलाने के लिए। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है A, ये इसका दो अवयव कंपोनेंट, याद होगा ना आप लोगों को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी समकोणिक अवयव। अगर यह एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो होता है कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और ये हो जाएगा a sin। ये मैंने आप लोगों को याद दिलाया कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉस में और दूसरा होता है साइन में। अब आप लोग यहां ध्यान दें, मैं इसको मिटा रहा हूं, रफ वर्क था ये। अब आप लोग यहां ध्यान दें, ये जो P आप लोगों को दिख रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे, नहीं तो यहां वेक्टर के मामले में आप लोग उलझ जाएंगे। ये जो P है और ये एंगल हम लोगों ने क्या लिया है, थीटा। तो इस P का एक कंपोनेंट इधर इस डायरेक्शन में, तो ये जो कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला है तो P cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत P sin थीटा। तो P का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में थीटा के साथ वाला P cos थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर यानी लंबवत P sin थीटा। ठीक है। अब आप लोग अगले लाइन को देखें। इन दिस वे टू कंपोनेंट्स ऑफ P यानी मोमेंट P आर अवेलेबल एज P cos थीटा एंड P sin थीटा। इस स्थिति में आघूर्ण P के दो अवयव यानी समकोणिक अवयव P cos थीटा एवं P sin थीटा प्राप्त होते हैं। मैं यहीं पर रोक रहा हूं, इसके बाद का लाइन अब हम लोग समझते हैं। आप लोगों को याद होगा एक बात, फिर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं। अगर ये डायपोल है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो P होता है इधर। ठीक है। अब आप लोग इसको ऐसे देखें, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस जगह पर, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक डायपोल का मोमेंट है इधर P, ये मोमेंट है, और कहा जाए कि अच्छा ठीक है ये मोमेंट है तो डायपोल कहां है, तो थोड़ा आप लोग इसको पीछे बढ़ा देंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे, यही बन जाएगा डायपोल। इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। बस इसी चीज को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान देंगे। ये जो कंपोनेंट है P cos थीटा, इस कंपोनेंट, ये ध्यान देंगे ये ऐसे है, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग डायपोल होगा, थोड़ा इसको आगे थोड़ा इसको पीछे थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिए, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत डायपोल है वो हो गया ये A1B1। ध्यान देंगे आप लोग, ये A1B1 इधर हो गया इसका मोमेंट, और यह जो मोमेंट है आघूर्ण है P sin थीटा ऐसे, तो इसको पीछे बढ़ा देंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो P sin थीटा का कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत जो डायपोल मिला A2B2, उसको हम लोगों ने दर्शा दिया। तो इस तरह से मोमेंट P के दो कंपोनेंट P cos थीटा P sin थीटा का कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत डायपोल A1B1 और A2B2 हम लोगों को मिल गया। अब आप लोग ध्यान देंगे, द कोरस्पॉन्डिंग डायपोल्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स मीन्स P cos थीटा एंड P sin थीटा आर A1B1 एंड A2B2 रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, इस स्थिति में आघूर्ण P का जो दोनों अवयव प्राप्त होते हैं जिनके संगत द्विध्रुव A1B1 एवं A2B2 हैं। अब एक लास्ट लाइन बच गया है, अब उसको भी आप लोग देख लें। ये बहुत आसान है। पहले आप लोग इस डायपोल को ध्यान दें, A1B1। A1B1 के लिए पॉइंट P आप लोग ध्यान दें एक्सियल लाइन पर हो गया, अक्षीय रेखा पर हो गया। ठीक है, A1B1 ऐसे तिरछा है तो इसका यही ना एक्सियल लाइन होगा, ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो A1B1 के लिए पॉइंट P हो गया एक्सियल लाइन पर, और A2B2 के लिए क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री, तो A2B2 जो डायपोल है, ये डायपोल, इसके लिए ये पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर। तो अब लास्ट लाइन देख लें, द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल A1B1 whereas point P lies on equatorial line of dipole A2B2। द्विध्रुव A1B1 के लिए बिंदु P अक्षीय रेखा पर, जबकि द्विध्रुव A2B2 के लिए बिंदु P कौन से रेखा पर हो गया, निरक्षीय रेखा पर। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत बार मौका मिला है, आप लोगों ने इस तरफ नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इस तरफ को मिटा रहा हूं ताकि आगे के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को बोर्ड अवेलेबल हो जाए। आप लोग जिन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास करने के लिए एडमिशन नहीं लिया है, आप लोग या तो संकल्प जा करके या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके फटाफट आप लोग अपने अपने एडमिशन को ले लें, ताकि 1 से 2 दिन के बाद वीडियो अब आप लोगों को YouTube के थ्रू बंद हो जाएंगे, लिंक के थ्रू बंद हो जाएंगे। तो आप लोग एडमिशन लेकर के यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर लें। इधर भी मैं इस लैंग्वेज को खाली मिटा रहा हूं, डायग्राम की अभी भूमिका बची हुई है। अब आप लोगों को मैं कुछ रफ वर्क कर दे रहा हूं आप लोगों को याद दिलाने के लिए। पहले एक्सियल लाइन अक्षीय रेखा, ये रफ वर्क है। ये हो गया P, ये हो गया अक्षीय रेखा। अगर यहां पर पॉइंट P हो तो हम लोगों ने पहले स्थिति में क्या पढ़ा था, जो डायरेक्शन है P का बिंदु P पर वही डायरेक्शन होता है E का, यानी जो डायरेक्शन एक्सियल लाइन अक्षीय रेखा, जो डायरेक्शन P का वही डायरेक्शन होता है E का। दूसरा केस, इधर है P, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन। पिछले ही क्लास में मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्शन होता है P का उसका ठीक अपोजिट होता है E का, और पैरेलल होता यानी समानांतर। P के अपोजिट यानी विपरीत और पैरेलल यानी समानांतर। तो ये दोनों डायरेक्शन आप लोग अब जरा ध्यान देंगे यहां, क्योंकि ये A1B1 जो डायपोल है इसके लिए ये पॉइंट हो गया अक्षीय रेखा यानी एक्सियल लाइन पर। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो डायरेक्शन होता है मोमेंट यानी आघूर्ण का जो भी डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में होता है E। तो अब ध्यान देंगे, इधर है मोमेंट P cos थीटा ऐसे है, तो ध्यान देंगे आप लोग इसी डायरेक्शन में हो गया इंटेंसिटी यानी तीव्रता, जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया, E1। अब आते हैं ये डायपोल जो A2B2 है, A2B2 के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय रेखा है, तो जो मोमेंट का डायरेक्शन है उसका अपोजिट होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे A2B2 जो डायपोल है ये, इसके लिए ये जो लाइन है ये हो गया इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय रेखा। इधर अगर मोमेंट का डायरेक्शन है इधर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा और पैरेलल,
तो इसको हम लोगों ने इंटेंसिटी यानी तीव्रता को क्या मान लिया, E2। और क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी E1 और E2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और पॉइंट P पर कितने इंटेंसिटी हो गए, 2। अभी तक हम लोगों ने एक्सियल यानी अक्षीय रेखा पर भी देखा 2 था तो रिजल्टेंट लिया। दूसरे केस में इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय रेखा पर भी हम लोगों ने देखा 2 था तो हम लोगों ने रिजल्टेंट यानी परिणामी लिया। इस बार भी पॉइंट P पर एक इस डायपोल के कारण इंटेंसिटी यानी तीव्रता E1 है और A2 B2 जो डायपोल है इसके कारण भी इंटेंसिटी E2 है। यानी कितने इंटेंसिटी हो गए, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर E1 और E2 जिसके बीच का एंगल है 90 डिग्री उसका रिजल्टेंट लेंगे। ठीक है, तो आइए अब मैं आप लोगों को आगे का कैलकुलेशन दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं याद दिला दूं, एक्सियल लाइन पर क्या हम लोगों ने निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r क्यूब। और इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय रेखा पर हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r क्यूब। बस इसी को हम लोग यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डायपोल A1 B1 यानी द्विध्रुव A1 B1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, E1, क्या था यहां 2 और यहां क्या था P यानी मोमेंट, आघूर्ण। इस डायपोल का आघूर्ण कितना है, P cos थीटा। तो P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P cos थीटा बटा R क्यूब। फिर द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डायपोल A2 B2 द्विध्रुव A2 B2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन। और क्या आया था, इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर P। तो ये जो डायपोल है इसका आघूर्ण यानी मोमेंट कितना है, P sin थीटा। तो P की जगह क्या लिखेंगे, P sin थीटा बटा, ठीक है। तो ये दोनों जो डायपोल था A1 B1 और A2 B2 इसके कारण हम लोगों ने पॉइंट P पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता निकाल लिया। अब हम लोगों को पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर इस दोनों इंटेंसिटी यानी तीव्रता का रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालना है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, E1 और E2 के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, P पर परिणामी तीव्रता E, वही वेक्टर का फॉर्मूला, वही वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। E1 स्क्वायर प्लस
2E1 E2 cos, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। E1 का स्क्वायर ये हो गया E1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, ये पूरा हो जाएगा 0। E2 का स्क्वायर P साइन थीटा E1 का स्क्वायर cos 90 0, तो ये पूरा 0 प्लस E2 का स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है सॉरी, तो आप लोग ध्यान दें, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे में r³ कॉमन आ रहा है, और ऊपर में p भी कॉमन आ रहा है। सबका ध्यान रखेंगे, होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अब अभी मेरे ख्याल से डायग्राम का अभी मैं यूज और करूंगा, इसलिए मैं अभी डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूं। तो आप लोग इस तरफ वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। अब मैं इस दोनों में कॉमन लेने जा रहा हूं। क्या कॉमन आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर में दोनों का क्या आ रहा है कॉमन? P, और नीचे में r³। इस पूरे का कॉमन आ रहा है होल स्क्वायर। तो ये और ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बच गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बच गया? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ये कॉमन ले लिए, ये और ये भी ले लिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पूरे पर स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है, इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकल गया, स्क्वायर हट गया। 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तब फाइनली ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, ये तो हम लोगों ने पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लिया। अब आप लोग याद करें, एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर भी हम लोगों ने डायरेक्शन देखा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता का। इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर भी हम लोगों ने डायरेक्शन देखा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका कोई निश्चित नहीं, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ध्यान देंगे, E1 और E2 का रिजल्टेंट ये है E। अब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये ऐसे डायरेक्ट बताना संभव नहीं है। एक्सियल यानी अक्षीय रेखा में तो था P के डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय में था P के डायरेक्शन के अपोजिट एंटी पैरेलल। लेकिन इस बार जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लोगों को दिख रहा है E, उसका डायरेक्शन ऐसे कोई
बताना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या किए हैं कि E का जो भी डायरेक्शन है उसको मान लिए E1 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो उम्मीद है आप लोग इधर को नोट कर लिए होंगे वीडियो रोक करके, तो मैं इधर मिटा करके डायरेक्शन को निकाल दे रहा हूं। ध्यान देंगे, अब मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं। इफ डायरेक्शन ऑफ E makes an angle alpha with the direction of E1, then यदि E की दिशा जो भी है E1 की दिशा से अल्फा कोण बनाती हो तो tan अल्फा अब आप लोग कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला आपने लिख दिया, ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया? तो मैं आप लोगों को एक पुराना फॉर्मूला याद दिलाता हूं वेक्टर का। आप लोग घबराएं नहीं, मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी याद दिला देता हूं, लिख भी दे रहा हूं और थोड़े से समझा भी दे रहा हूं, आप लोग घबराएं नहीं। जैसे ये दो वेक्टर हैं P और Q, बीच का एंगल है थीटा, इसका रिजल्टेंट परिणामी है R। अगर ये R P के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है tan अल्फा Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, ये पुराना फॉर्मूला आप लोगों को याद आ गया होगा। अब आप लोग यहां ध्यान दें, अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है, E1। यहां अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है, P। इसका मतलब P हो गया E1 और Q हो गया E2, और ये जो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, यहां दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब आप लोग यहां मिला Q, तो Q की जगह E2 साइन 90 डिग्री, P की जगह E1 प्लस Q की जगह E2 कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया साइन 90 आप लोगों को पता ही है 1, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0। E2 हम लोगों ने E2 का मान कितना था, E2 यही ना था, P साइन थीटा बटे आर क्यू, और E1 कितना था, 2P कॉस थीटा बटा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, और नीचे क्या बचा,
इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। तो डायरेक्शन निकालना था अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एंगल में निकलता है। टेन को उधर भेज देंगे, आप लोगों को पता ही है, टेन इनवर्स हाफ तो हम लोगों ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता का वैल्यू भी निकाला और उसका हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकाला। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, जिन्होंने अब सॉफ्टवेयर के थ्रू एडमिशन नहीं लिया है, आप लोग या तो संकल्प अगर जाने में सक्षम हो तो संकल्प जाके एडमिशन ले लें, या अगर सक्षम नहीं हो तो ऑनलाइन पेमेंट करके एडमिशन आप लोग जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि एक दो दिन के अंदर में सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो अपलोड होंगे, यूट्यूब के थ्रू अपलोड या ग्रुप के थ्रू अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, तो सबों को गुड नाइट।